नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के अपडेट में बात करेंगे हम भारत की विदेश नीति के बारे में। जैसे आप सबको पता है, हर एक संप्रभु देश की अपनी विदेश नीति होती है। इसी प्रकार भारत की भी एक विदेश नीति है। इस विदेश नीति के उद्देश्यों को पाने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो जिन उद्देश्यों को पाना है, उन उद्देश्यों को मूल उद्देश्य कहते हैं, और जिन सिद्धांतों को अपनाया गया है मित्रों, उन सिद्धांतों को मूल सिद्धांत कहा जाता है। अब ये सिद्धांत और उद्देश्य भारत की विदेश नीति के जो हैं, ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। खैर मित्रों, इन सब के बारे में आज हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। खैर मित्रों, अब मैं बात करता हूं विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति होती क्या है, सबसे पहले बताता हूं इसकी किताबी परिभाषा। इसकी किताबी परिभाषा में मित्रों, विदेश नीतियां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों और निकायों तथा क्षेत्रीय समूहों के साथ कूटनीतिक व्यवहार के लिए कार्य योजना का एक समूह है। और इसकी व्यवहारिक परिभाषा मैं बताता हूं मित्रों, दो देश जिन सिद्धांतों के तहत एक दूसरे से बिहेव करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वो बेसिकली विदेश नीति में कवर किए जाते हैं। अब भारत की विदेश नीति में संवैधानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। मित्रों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से राज्य का यह प्रयास होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। दूसरे में राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सामान्य संबंध बनाए। तीसरे में संगठित लोगों के बीच एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। और चौथे में मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन दे। यह बेसिकली हमारी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों में से 4 सिद्धांत हैं। और इसी तरह से भारत की विदेश नीति को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत कुछ और भी हैं, जिनमें से मुख्य रूप से पंचशील का सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता की नीति है, उपनिवेशवाद विरोधी नीति और नस्लवाद विरोधी नीति है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की नीति है, और विदेशी आर्थिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्यायपूर्ण एवं समान विश्व व्यवस्था को समर्थन करने की नीति हमारे विदेश नीति को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अब मित्रों, जो मैंने आपको 5 सिद्धांत अभी बताए हैं ना, इन 5 सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं पंचशील। अब इसका नाम तो आपने पहले भी काफी बार सुना होगा और इसके निगेटिवली ज्यादा सुना होगा, क्योंकि पंचशील चाइना के चलते बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। खैर, हम चाइना के बारे में कम बात करेंगे, पंचशील के बारे में ज्यादा बात करेंगे। मित्रों, आज़ादी के समय ही या आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हमारे देश के नीति निर्माताओं ने शांति और विकास तथा मानव जाति के अस्तित्व के संबंधों को समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि अगर विश्व में शांति नहीं है तो ये आर्थिक और सामाजिक विकास का कोई मतलब नहीं है। दुनिया दो दो विश्व युद्धों को देख चुकी है, विनाश देख चुकी है, और अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो विश्व में स्थायी शांति बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व शांति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। भारत विश्व के सभी देशों और खासतौर से बड़ी शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। और जब चीन के साथ हमने समझौता किया था ना, उस समय पंचशील के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन करने की वकालत हमने बहुत जोर शोर से की थी। मित्रों, 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे, और तब यह सिद्धांत भारत के द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया था। मित्रों, पंचशील की विदेश नीति में 5 सिद्धांत कौन कौन से, वो मैं बताता हूँ आपको। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान करना, एक दूसरे के ऊपर हमला न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ की भावना से काम करना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का प्रमोट करना। मित्रों, पंचशील के इन सिद्धांतों को बाद में बांडुंग घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था, जिस पर 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। और ये पंचशील के सिद्धांत बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल सिद्धांत बन गए थे, जो आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल सिद्धांत हैं।
और भारत की विदेश नीति के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब जो सिद्धांत भारत और चीन ने मिलकर दिए थे ना, वो बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आधार बने। अब आते हैं मित्रों गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में। गुटनिरपेक्षता नीति बेसिकली कोल्ड वॉर के जमाने का प्रोडक्ट था, जिसमें चाइना नहीं सॉरी अमेरिका और रशिया का जो गुट था, यानी सोवियत संघ का जो गुट था, जो देश उनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो बेसिकली गुटनिरपेक्ष कहलाए थे। और वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, अपनी सोच का अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लेकिन मित्रों यह कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी संबंधी नहीं रखेंगे, वो भागीदारी नहीं होंगे, अलगाववादी तरीके से रहेंगे या तटस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं था। वो बेसिकली मित्रों एक तरह की पॉजिटिविटी थी, जिसमें हर एक मुद्दे पे वो अलग राय रख सकते थे। जिसमें एक मुद्दे पर वो सोवियत संघ के साथ खड़े हो सकते थे और दूसरे मुद्दे पर वो अमेरिका के साथ खड़े हो सकते थे। मतलब कि उनकी गलत बातों को वो सपोर्ट नहीं करेंगे और सही बातों का वो सब विरोध नहीं करेंगे। ये बेसिकली इस आंदोलन का मुख्य बेस था। भारत ने इस आंदोलन को प्रभावी बनाने में बहुत बड़ा रोल बनाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन का अग्रणी दूत बनाकर खड़ा कर दिया था। मित्रों 1949 में भारत द्वारा इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर एक और एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत अन्य देशों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा हुआ था। 2 साल पहले ही हम आजाद हुए थे और चाहते थे कि दुनिया में जितने भी देशों पे औपनिवेशिक शासन है वो सब आजाद हो जाएं। 1955 में बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था, जिसमें बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अफ्रीकी एशियाई इकाई का गठन करना था। बांडुंग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रदूत था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मतलब पंचशील के सिद्धांत ही बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बेस के रूप में सामने आए थे। और भारत ने 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी 1983 में की थी और इसमें भी भारत ने विकास, नस्लीकरण, फिलिस्तीन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा मित्रों सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 10 मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। नेताओं ने विकासशील देशों के बीच औपनिवेशिक मुक्ति, शांति, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया था। मतलब यह अपने सभी सदस्यों को, चाहे उनका आकार और विकास कुछ भी हो, वैश्विक निर्णय प्रक्रिया का भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन मित्रों अब बात आती है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है? सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभर चुका है, तो आप जब गुट ही नहीं रहे तो आंदोलन का मतलब क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, आज भी इस आंदोलन का मतलब है, यदि कोई एक देश या एक ग्रुप दूसरे देश या दूसरे ग्रुप के ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है, ध्वंस जमाता है, तो यह आंदोलन उनके खिलाफ जांच कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। तीसरा मित्रों, विकसित और विकासशील देशों के बीच में अलग अलग विचार हो सकते हैं विभिन्न मुद्दों के ऊपर, तो तीसरी दुनिया की जो देश है ना, उनको यह आंदोलन मंच प्रदान कर सकता है अपनी आवाज उठाने के लिए, जिनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तीसरे में मित्रों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र भी साबित हो सकता है, जो वर्तमान में बाजार संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एएनएम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विकासशील देशों को विभिन्न वैश्विक समस्याओं, मुद्दों और सुधारों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर सकता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक तथा आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार शामिल है, ताकि उन्हें अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाया सके। जैसे कि आज महसूस होता है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी देशों की जेब में पड़े हुए हैं। उनकी जेब से उन्हें बाहर निकालने के लिए इस आंदोलन का बहुत ही बड़ा महत्व है मित्रों। इसके बाद आता है उपनिवेशवाद, नस्लवाद और साम्राज्यवाद विरोधी नीति। और इनके नाम से पता चलता है मित्रों कि भारत ने तो अपनी आजादी का आंदोलन ही इनको बेस बना के लड़ा था। मतलब हम किसी भी तरह के उपनिवेशवाद, नस्लवाद, साम्राज्यवाद का सपोर्ट नहीं करते। इसके प्रमुख पॉइंटों में आपको बताता हूँ। भारत 1946 में
रंग भेद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने वाला पहला देश था। भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी और इस उद्देश्य के लिए एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके अलावा कूटनीतिक आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भारत के लगातार प्रयासों के कारण 1964 में 14 अफ्रीकी देश आजाद हो गए थे और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का दृढ़ता से विरोध किया था, जिसके चलते भारत ने न केवल 1949 में अफ्रीका के साथ यानी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने सभी राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए थे, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पसंख्यक नस्लवादी शासन के खिलाफ व्यापक संबंधों के आवेदन में अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल किया था। भारत की ही पहल पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने 1986 में अफ्रीका कोष की स्थापना की ताकि दक्षिण अफ्रीका के आक्रमण के शिकार और रंग भेद की मार झेल रहे सीमावर्ती राज्यों की मदद की जा सके। भारत ने इस कोष में उदारतापूर्वक योगदान दिया था और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का अंत भारतीय नीति की एक बड़ी सफलता मानी जाती है आज तक। चौथे केस में आता है मित्रों अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अब अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अटूट विश्वास भारत की विदेश नीति के मूल तत्वों में से एक है। इस सिद्धांत को भारत के संविधान में राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत ने कोरिया संघर्ष के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा फिलिस्तीनी मुद्दे, पड़ोसी देशों के साथ सीमा समस्याओं तथा अन्य ऐसे विवादों और समस्याओं के बातचीत के माध्यम से समाधान का समर्थन किया है। भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है। यह सिद्धांत आज भी भारत की नीति का आधार बना हुआ है। इसके अलावा वर्तमान में भारत ईरानी परमाणु मुद्दे, मध्य पूर्व में लोकतांत्रिक उभार की समस्या आदि के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में बना हुआ है। अब आते हैं मित्रों इसके आखिरी पड़ाव यानी कि विदेशी आर्थिक सहायता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्यायपूर्ण एवं समान विश्व व्यवस्था को समर्थन के मुद्दे पर मित्रों भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून की और राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता और अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत के प्रति गहरा सम्मान रखता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारत ने उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया में सहायता करके तथा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए निरस्त्रीकरण के उद्देश्यों का समर्थन किया है। 1988 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन भारत आज भी सार्वभौम निरस्त्रीकरण के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मित्रों सुरक्षा परिषद की संरचना को अत्यधिक यथार्थवादी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए भारत ने सुरक्षा परिषद और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में सुधार का प्रस्ताव और समर्थन किया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब 5 सदस्य हैं उनको बढ़ावा यानी कि उनकी संख्या में बढ़ाने का भी भारत समर्थन करता है। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावेदारों में से भी अपने आप को एक मानता है। क्या मित्रों आज आपको भारत की विदेश नीति के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है मित्रों तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं। मित्रों इसी के साथ मैं इस वीडियो पर ही समाप्ति की घोषणा करता हूं। नमस्कार मित्रों।